एक कमजोर बूढ़ा आदमी सीओ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। तभी एक जवान लड़की कमरे में दाखिल हुई, हाथ में खाने की एक कटोरी लिए। उसने बूढ़े से गुजारिश की, दादाजी, जल्दी ठीक हो जाइए ताकि आप फिर से हमारे लिए साबुन बना सकें। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन सीओ के चेहरे पर सिर्फ थकान। लड़की के जाने के बाद सीओ ने धीमी आवाज में अपनी कहानी शुरू की। मैं धरती से हूं, जहां मैंने एक आधुनिक और आरामदायक दुनिया में जिंदगी जी थी। लेकिन अब इस नई दुनिया में, जहां सिर्फ दुख और तकलीफ नसीब हुई, मुझे आए हुए पूरे 50 साल हो गए। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे हर शब्द के साथ वो अपने अतीत को फिर से जी रहा हो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सीओ और उसके सहकर्मी कंपनी के वर्कशॉप जा रहे थे। रास्ते में सीओ को थोड़ी झपकी लग गई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भूस्खलन ने उनकी गाड़ी को बहा लिया। जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को एक अजीबोगरीब दुनिया में पाया। यहाँ एक विशाल लोमड़ी थी जिसकी 3 पूंछें थीं, एक लाल सांप जिसके 2 सिर थे, और यहाँ तक कि कुछ अजीब लोग जो उड़ सकते थे। ये दुनिया किसी फैंटेसी जैसी थी, लेकिन सीओ को यकीन था कि उसके सहकर्मियों का भविष्य उससे बेहतर होगा। ऊपर से उतरे हुए उन अजीब प्राणियों को उसके सहकर्मियों की प्रतिभा से प्यार हो गया। एक-एक करके उन्होंने सबको अपने साथ आसमान में ले लिया, सिवाय सीओ और उसके एक और सहकर्मी डायरेक्टर किम के। सीओ और किम को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। उनके पास कोई खास काबिलियत नहीं थी। इस नई दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, मजदूरी। 6 महीने बाद किम ने हार मान ली। उसने कहा, मैं इस नीची जिंदगी से तंग आ चुका हूं। फिर उसने अपनी सारी जमा पूंजी को एक तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदने में लगा दिया, जो सड़क पर बिक रही थी। 3 महीने के अंदर किम ने उस किताब को मास्टर कर लिया। वो एक पूर्ण मार्शल आर्टिस्ट बन गया। देश के लिए काम करने लगा और वहां से उसे और उन्नत मार्शल आर्ट सीखने को मिली। वो एक ताकतवर योद्धा बन गया और जांघों की ओर निकल गया। लेकिन सीओ, वो अकेला रह गया। वो सोचता रहा कि शायद उसके साथ भी कुछ खास होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 50 साल बाद अब वो अपने मृत्युशैया पर था। उसने बताया कि उसने जीने की कितनी कोशिश की। उसने इस दुनिया की भाषा सीखी, लिखना सीखा। उसने मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाई। एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर उसने अपना घर बनाया। फिर उसने साबुन बनाना शुरू किया, क्योंकि इस दुनिया में साबुन एक नई चीज थी। उसने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं चली। चोरों ने उसका साबुन का फॉर्मूला चुरा लिया। उनके गुंडों ने उसे मार्केट से भगा दिया, और अब वो बस मरने का इंतजार कर रहा था। इस नई दुनिया ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने सोचा, मैंने और क्या बेहतर कर सकता था, क्या कर सकता था कि मुझे भी बाकियों की तरह चुना जाता। उसने कामना की कि काश उसके पास भी कोई ताकत होती, काश वो अपने लिए मौके बना पाता। यही उसकी आखिरी इच्छा थी जब उसकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी उसने अपनी आंखें खोलीं। कुछ अजीब था। सीओ ने इधर-उधर देखा। वो वही कपड़े पहने हुए था जो उसने धरती पर पहने थे। वो जवान था, उसके सहकर्मी भी वहां थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उस दुनिया में बिना किसी ताकत के नहीं आया था। उसके पास एक ताकत थी, रिग्रेशन की ताकत। वो उस पहले दिन पर वापस आ गया था जब वो इस अजीब दुनिया में आए थे। उसने याद किया कि वो लोग एक एसयूवी में थे जब भूस्खलन ने उन्हें बहा लिया था। उसे याद आया कि भूस्खलन से पहले उसने एक तेज रोशनी देखी थी। वो खड़ा था, अपनी अगली चाल सोच रहा था। तभी सेक्शन चीफ जॉन ने उसका नाम पुकारा। सीओ गहरी सोच में डूबा था, इसलिए तुरंत जवाब नहीं दे पाया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जॉन का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बाकी सहकर्मी भी ये देखकर हैरान रह गए। जॉन चिल्लाया, सीओ, तुम इडियट! तुम्हारी वजह से हम सब मरते मरते बच गए। उसने सीओ को धमकी दी कि वो वापस जाकर उसकी जॉब छीन लेगा। सीओ को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। जॉन उनकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। सीओ उसे एक लकी ब्रैट समझता था जो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से 32 साल की उम्र में सेक्शन चीफ बन गया था। तभी एक और सहकर्मी ओ ने जॉन को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, जॉन, सीओ उस भूस्खलन को कैसे रोक सकता था? ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन जॉन नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि सीओ की वजह से वो सब इस मुसीबत में फंस गए, क्योंकि वो ड्राइविंग करते वक्त सो गया था। सीओ ने माना कि हाँ, उसे झपकी लग गई थी। लेकिन उसने जॉन को याद दिलाया, मैं थका हुआ था क्योंकि तुमने कल अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी थी। मुझे देर रात तक जागना पड़ा, और वैसे भी ड्राइविंग की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। जैसे जैसे सीओ को उसका अतीत याद आ रहा था, जॉन अभी भी चिल्ला रहा था कि सीओ की वजह से वो सब फंस गए। सीओ को याद आया कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में जॉन से माफी मांगी थी। उसे लगा था कि वो गलत था, लेकिन उस माफी ने उसकी जिंदगी का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अगले 50 साल तक वो हर किसी से माफी मांगता रहा। जब डाकुओं ने उसे कचरे की तरह ट्रीट किया और उसका सामान छीन लिया, तब भी उसने माफी मांगी। जब एक मार्शल आर्टिस्ट ने उसका मजाक उड़ाया, या जब किसी स्थानीय अधिकारी ने उसका सामान ले लिया, तब भी सीओ ने सिर्फ माफी मांगी। लेकिन उन सालों में इतनी जिल्लत सहने के बाद सीओ ने कुछ सीखा था। वो जॉन को देखकर बोला, जॉन, हम इस अजीब दुनिया में हैं, अब तुम अपनी बकवास बंद करो।
उसकी आवाज में एक नया जोश था। वो अब वही पुराना सीईओ नहीं था। इस बार वो अपनी ताकत को समझ चुका था और इस बार वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जीने वाला एक था। नाजुक स्थिति थी और ये वक्त एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन जॉन का गुस्सा और भड़क गया। वो फिर से सीओ की ओर बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। लेकिन इस बार सीओ किसी ऐसे शख्स के सामने झुकने को तैयार नहीं था जिसे वो आसानी से संभाल सकता था। सीओ ने बिना वक्त गवाए जवाबी हमला किया। उसने जॉन के चेहरे पर एक भारी मुक्का जड़ दिया, जिसे देखकर बाकी सहकर्मी हैरान रह गए। अपनी पिछली जिंदगी में सीओ ने डाकुओं, अधिकारियों और मार्शल आर्टिस्ट्स के हाथों बहुत कुछ सहा था। उस दौरान उसने कुछ सीखा था, हिंसा का इस्तेमाल। सीओ ने जॉन को जमीन पर पटक दिया और उसका चेहरा पीटना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर ऐसी स्थिति में उसने कदम नहीं उठाया तो क्या होगा। जैसा उसने सोचा था, जॉन दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीओ से माफी मांगनी शुरू कर दी। सीओ ने कहा, हो सकता है मेरे पास दूसरों जैसी प्रतिभा न हो, लेकिन एक चीज मेरे पास है, अपनी किस्मत बदलने की ताकत। बाकी ग्रुप को मजबूरन सीओ को रोकना पड़ा, वरना वो जॉन को और पीटता। सीईओ ने माना कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया और उसने सबसे माफी मांगी क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था। किम ने सीईओ की बात से सहमति जताई कि ड्राइविंग के दौरान वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि उसने जॉन को पीट दिया था, उसे सीधे जॉन से माफी मांगनी चाहिए। किम एकमात्र शख्स था जिसे सीईओ इस दुनिया में बाद में फिर से देखेगा। सीईओ को पता था कि किम इस दुनिया में एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। अगर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था तो उसे किम का साथ चाहिए था। इसलिए सीईओ ने तुरंत किम की बात मानी। वो जॉन की ओर मुड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और माफी मांगी। जॉन, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, सॉरी ब्रो। जॉन फिर से गुस्सा होना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। वो नहीं चाहता था कि सब उसकी बुराई करें। जब सब कुछ शांत हो गया, किम ने सुझाव दिया कि हमें इस जंगल से निकलना चाहिए और कोई गांव ढूंढना चाहिए। सीईओ ने सहमति जताई, हाँ, ये सबसे लॉजिकल स्टेप है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दुनिया में कॉमन सेंस का कोई मतलब नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते थे। वो जिस जगह थे उसे असेंशन पाथ कहते थे। यहां आसपास कोई गांव, शहर या देश नहीं था। सीओ ने सुझाव दिया, सूरज जल्दी डूबने वाला है, हमें कोई आश्रय ढूंढना चाहिए। किम ने उसकी बात से सहमति जताई और ग्रुप को याद दिलाया कि गाड़ी में ढेर सारा सामान था। उसने कहा, हमें गाड़ी ढूंढनी चाहिए। लेकिन सीओ को पता था कि गाड़ी मिलना नामुमकिन था। फिर भी वो नहीं चाहता था कि अपनी एनर्जी उन्हें समझाने में बर्बाद करे। उसने सुझाव दिया, हम 2 टीमें बना लेते हैं, एक टीम गाड़ी ढूंढेगी और दूसरी आश्रय। उसी रात ग्रुप सीओ के ढूंढे हुए एक गुफा में आश्रय ले चुका था। सब हैरान थे कि वो गाड़ी में थे और अगले ही पल इस अजीब जगह पर। सीओ की वजह से उनके पास खाने को कुछ मेवे थे जो उसने आसपास से ढूंढे थे। किम और बाकी लोग सीओ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। किम ने कहा, सीओ तुम सच में डिलीजेंट हो यार, हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जॉन, वो बस दीवार की ओर मुंह करके लेटा रहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब सीओ की तारीफ कर रहे थे। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में इस गुफा को ढूंढने में उन्हें घंटों लग गए थे। उसने ग्रुप से कहा, मैं बस लकी था। लेकिन सबने उसे कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करने को कहा क्योंकि वो इसके हकदार थे। सीओ ने उस पल को एंजॉय किया। उसे पता था कि ये आखिरी रात थी जब वो सबके साथ ऐसे हंस खेल सकेगा। अगली सुबह जब ग्रुप गुफा से बाहर निकला तो उन्होंने सीओ को एक विशाल सफेद लोमड़ी के सामने झुकते देखा। वो लोमड़ी डरावनी थी। उसने कहा, तुम लोगों की एक अजीब खुशबू है जो मैंने अपने हजारों सालों में कभी नहीं सूंघी। किम और बाकी लोग उस विशाल लोमड़ी को देखकर डर गए और एक साथ चीख पड़े। लेकिन सीओ ने उन पर चिल्लाकर कहा, जंगल के भगवान को सम्मान दो। लोमड़ी ने कहा, इंसान कितने बदतमीज होते हैं, मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सीओ के सम्मान की वजह से उसने उन्हें माफ कर दिया। फिर भी उसने कहा, मेरे इलाके में रहने की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम में से कोई एक अपनी बाह दे दे तो मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में सबने उस राक्षस को देखकर डर से चीखना शुरू कर दिया था। इससे लोमड़ी गुस्सा हो गई थी और उसने सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस बार सीओ खुश था कि उसका सम्मान दिखाना काम आया। क्योंकि लोमड़ी इस बार सबकी बाहें नहीं मांग रही थी और 2 दिन बाद आने वाले कल्टीवेटर्स उनकी बाहें ठीक कर सकते थे, तो सीओ ने फैसला किया कि वो अपनी बाह दे देगा। उसने पहले से ही एक जड़ी बूटी तैयार कर रखी थी जो दर्द कम कर देगी। सबके हैरान होने पर सीओ ने अपनी बाह आगे बढ़ाई। लोमड़ी ने खुशी खुशी उसकी बाईं बाह चीर दी। सीओ दर्द से चीखा और जल्दी से उस जड़ी बूटी की सीओ ओर ने दौड़ा। पहले से तैयार की हुई जड़ी बूटी को बिना उसकी मिट्टी साफ किए मुंह में डाल लिया। दर्द इतना ज्यादा था कि वो जड़ी बूटी खाते वक्त आंसुओं में डूब गया। लोमड़ी ने खुलासा किया, सीओ का मांस वही स्वाद है जो बाकी इंसानों का होता है जिन्हें मैंने खाया। वो निराश थी। उसे लगा था कि सीओ की अलग खुशबू की वजह से उसका स्वाद भी अलग होगा। लेकिन उसने कहा, उसके खून में अशुद्धियां हैं, इसीलिए ये और भी बुरा लगता है। दर्द और सदमे से उबरते हुए सीओ ने लोमड़ी से माफी मांगी। मुझे माफ करें, मेरा ये बलिदान आपके लायक नहीं था।
लोमड़ी ने ग्रुप को बताया, मैं तुम्हें अपने इलाके में 7 दिन रहने की इजाजत देता हूं। मेरी दिव्यता की वजह से तुम मरोगे नहीं। इतना कहकर वो उड़ गई। सीओ के सहकर्मी जल्दी से उसके पास दौड़े और उसे गुफा के अंदर ले गए। सीओ ने बताया कि सुबह सुबह जब वो गुफा से बाहर निकला था, तब उसकी मुलाकात लोमड़ी से हुई थी। उसने ग्रुप को बताया, हम यहाँ मर्ग में हैं। उसने ये भी कहा कि लोमड़ी ने उसे ये सब बताया था ताकि किसी को शक न हो कि उसे ये जानकारी पहले से कैसे थी। सीओ ने कहा, मेरी बाँ की कुर्बानी की वजह से हम अगले 1 हफ्ते तक सुरक्षित हैं। किम ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, 1 हफ्ते बाद क्या होगा? सीओ ने बम फोड़ दिया, हमें लोमड़ी को कुछ और देना होगा। इतना कहकर सीओ थकान की वजह से सो गया। जब वो जागा तो उसने सुना कि जॉन बाकी सहकर्मियों से कह रहा था, जब लोमड़ी वापस आएगी तो हमें सीओ की दूसरी बांह दे देनी चाहिए। बाकी लोग जॉन की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, सीओ बहुत काम का है, उसने गुफा ढूंढी, खाना ढूंढा, लेकिन सवाल वही था, अगली बार कौन अपनी बाहें या टांग देगा? जॉन ने सुझाव दिया, हमें सीओ से इस 1 हफ्ते में सब कुछ सीख लेना चाहिए। वो एक बांह खो चुका है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जॉन का तर्क था कि सीओ को ही कुर्बान करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीओ जाग चुका था और दूर से उनकी बातें सुन रहा था। सीओ को जॉन की इस बात से निराशा हुई कि वो हर हफ्ते उसे टुकड़ों में काटकर लोमड़ी को देना चाहता था। उसने एक पत्थर उठाया और जॉन को मारने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। उसने पत्थर फेंक दिया और सोचा कि ये सब डर की वजह से हो रहा है। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था ताकि किम के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो। तभी ग्रुप में से किसी ने जॉन को चिल्लाकर कहा, चुप कर जॉन। सीओ को यह सुनकर सुकून मिला। उसे लगा कि ये सब अच्छे लोग हैं, बस इस अजीब स्थिति की वजह से उलझन में हैं। अगले दिन उनका सामना उस 2 सिर वाले लाल सांप से हुआ। लोमड़ी के उलट सांप ने सिर्फ थोड़ा सा खून मांगा। सीओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में इस सांप ने ओ का सारा खून चूस लिया था, क्योंकि वो अपनी टांग बांह खो चुका था और हिल नहीं सकता था। इस बार सांप सिर्फ थोड़ा सा खून मांग रहा था। ओ ने अपनी बांह आगे बढ़ाई। सांप ने खून पिया, लेकिन उसे उगल दिया और कहा, यह सबसे खराब इंसानी खून है जो मैंने कभी चखा। सीओ को सांप की नाराजगी समझ आई। ये 21वीं सदी के एक वर्कर का खून था जो निकोटिन और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ था। सांप के जाने के बाद सीओ जॉन की ओर मुड़ा। उसने कहा, जॉन, चलो मेरे साथ कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। जॉन हैरान था कि सीओ ने बिना हिचकिचाए उसका पूरा नाम लिया। सीओ ने पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जॉन ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ, लगी है। सीओ ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें खाने लायक फल और जड़ी बूटियां दिखाऊंगा। वो जॉन के करीब गया और बोला, मैं फिर से लोमड़ी को अपनी बांह दूंगा। अगर मैं मर गया तो किसी को तो जंगल में सर्वाइव करना आना चाहिए। जॉन को लगा कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था। उसने सीओ को इस रेयर अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स कहा, लेकिन सीओ के मन में था कि जॉन कभी इस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोमड़ी के वापस आने तक वो वहां होंगे ही नहीं। जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते वक्त सीओ ने जॉन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसे बॉस की तरह कंट्रोल करने लगा, जैसा जॉन ने तब किया था जब सीओ पहली बार कंपनी में आया था। बाद में उन्हें एक जड़ मिली जिसे जॉन ने जिनसिंग समझा, लेकिन सीओ ने कहा, यह जिनसिंग नहीं है, ये पीले बांस की जड़ है जो जिनसिंग जैसी दिखती है। सीओ को पता था कि असेंशन पाथ एनर्जी से भरा हुआ है, इसीलिए जड़ इतनी बड़ी थी। वो जानता था कि ये जड़ें कल्टीवेटर्स के लिए खास नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के लिए कीमती दवा थी जो उनकी ची बढ़ाती थी। सीओ ने सोचा कि ये जड़ें किम के लिए बाद में काम आएंगी। उसने जॉन से कहा, अपनी शर्ट उतारो और इन जड़ों को उसमें रखो। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो गुफा वापस लौट आए। उसी रात जॉन, ओ और ग्रुप का एक और मेंबर अचानक एक अजीब सरदर्द से तड़पने लगे। किम हैरान था और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ? तभी 3 ताकतवर कल्टीवेटर्स वहां पहुंच गए। कल्टीवेटर्स प्रकट हुए। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें इस इलाके में कुछ खास प्रतिभाएं मिली और वो कितने खुश हैं। जाहिर तौर पर ग्रुप के वो 3 लोग जिन्हें अचानक सिरदर्द हुआ था, वो ही प्रतिभाशाली थे, जबकि बाकी लोग, स्यो और किम, सिर्फ आम इंसान माने गए। चूंकि 3 कल्टीवेटर्स थे और 3 प्रतिभाशाली लोग, उन्होंने फैसला किया कि वो एक-एक करके इंसानों को चुनेंगे, ताकि आपस में कोई झगड़ा न हो। पहला नंबर था ओ का। उसे एक ऑफर दिया गया और उसके शरीर में जो भारी दबाव वो महसूस कर रहा था, उससे उसे पता था कि वो इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता। हर कल्टीवेटर ने उसे अपनी सेक्ट में शामिल होने के ढेर सारे फायदे गिनाए, लेकिन आखिरकार वो सेज जैसे प्राणियों ने फैसला किया कि हर एक को एक-एक इंसान मिलेगा। उन्होंने देखा कि स्यो की बांह गायब थी। अपनी उदारता में उन्होंने उसकी बांह ठीक कर दी। वो इस बात से प्रभावित थे कि स्यो ने जंगल के भगवान के लिए अपनी बांह कुर्बान करने की हिम्मत दिखाई। अपने लिए जरूरी लोगों को लेने के बाद कल्टीवेटर्स उड़ गए। जाते वक्त उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एसेंशन पाथ के सारे जानवरों और राक्षसों को पकड़ लिया है।
इसका मतलब था कि अगले 10 साल तक ये इलाका राक्षसों से सुरक्षित रहेगा। किम ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कल्टीवेटर से कहा, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। सेओ को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने कल्टीवेटर से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को कीड़े मकोड़ों की तरह नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि हालात बुरे दिख रहे थे, सेओ खुश था कि उसकी बाँह ठीक हो गई थी। किम ने नोटिस किया कि ढेर सारी चलती हुई रोशनियां एक ही दिशा में जा रही थीं। उसने सोचा, उस दिशा में क्या हो रहा है? उस रात फिर कुछ और हुआ। ग्रुप की एक औरत को अचानक तबीयत खराब होने लगी। सब उसकी चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि कोई जड़ी बूटी मिल सकती है। किम और दूसरी औरत परेशान थे, लेकिन स्यों शांत रहा। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने ग्रुप से कहा, थोड़ा इंतजार करो, शायद कोई आएगा और उसे ठीक कर देगा। उसकी बात खत्म होते ही गुफा में एक और कल्टीवेटर प्रकट हुआ। वो हैरान था कि एसेंशन पाथ पर आम इंसान कैसे हैं। किम डर गया और उसने पूछा, आप कौन हैं? कल्टीवेटर ने खुलासा किया, मैं समुद्री ड्रैगन किंग स्यो होयल हूं। उसने बताया कि एक बड़ा तूफान आया था और उसने तूफान का कारण इस गुफा तक ट्रेस किया। जाहिर तौर पर वो उस बीमार औरत की बात कर रहा था जिसके कारण तूफान आया था। ड्रैगन किंग उस औरत की ताकत से प्रभावित था जो बिना किसी कल्टीवेशन के इतनी शक्ति रखती थी, और वो भी अनजाने में। स्यो ने बीच में टोकते हुए कहा, हम सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपके जैसे लोग पहले भी आए थे। वो हमारे कुछ साथियों को ले गए। ड्रैगन किंग ये सुनकर हंस पड़ा। उसे पता था कि स्यो और बाकी लोग सोचते हैं कि कल्टीवेटर्स ने उनके प्रतिभाशाली साथियों को लेने की पहले से कोई योजना बनाई थी। उसने उन्हें समझाया, तुम लोग किसी तरह असेंशन पाथ पर आ गए हो, जो ऊपरी रेल्म का एक मुख्य द्वार है। कुछ महीनों में यहाँ एक डायमेंशनल रिफ्ट खुलेगा जिसे असेंशन गेट कहते हैं। ये हर 1000 साल में एक बार खुलता है। इस वक्त अनगिनत कल्टीवेटर्स और आत्मिक प्राणी यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं ताकि वो ऊपरी रेल्म में जा सकें। इसीलिए मैं और मेरे जैसे लोग यहाँ हैं। किम ने एक और सवाल उठाया, उन कल्टीवेटर्स ने हमारे साथियों को अपनी सेक्ट में शामिल करने के लिए लिया, लेकिन वो तो ऊपरी रेल्म में जा रहे हैं, फिर वो सेक्ट कैसे ज्वाइन करेंगे? ड्रैगन किंग ने कहा, इंसान इन बातों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने समझाया कि कल्टीवेटर्स के पास एक तकनीक होती है जिससे वो बड़ी चीज़ों को छोटा करके जादुई टूल्स में स्टोर कर लेते हैं। उसने एक ऐसा टूल दिखाया और बताया, उन कल्टीवेटर्स ने शायद अपनी पूरी सेक्ट को इन टूल्स में स्टोर कर लिया है ताकि असेंशन गेट खुलने पर वो अपनी सेक्ट के साथ ऊपरी रेल में जा सकें। उसने स्यो और बाकियों को बताया कि उसके पास भी ऐसा ही एक स्टोरेज टूल है जिसमें उसका एक समुद्री महल बंद है और उसमें 1800 सुप्त ड्रैगन्स हैं। ड्रैगन किंग उस बीमार औरत के पास गया और बोला, अगर ये मेरी सेक्ट में शामिल होती है तो ये बहुत महान बन सकती है। किम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन किंग ने अपनी ताकत से किम और स्यो को जमीन पर दबा दिया। उसने कहा, मैं इसे अपना खून दूंगा और वो मेरी सेक्ट में शामिल होगी। वो ठीक हो जाएगी। पीटर, जो एकदम नाइस और सभ्य इंसान था, उसने अब तक तो उन सबकी बदतमीजी को टॉलरेट किया था, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। ड्रैगन किंग, जो एकदम मैजेस्टिक था, उसने उस लेडी को अपनी बाहों में उठाया, केव से बाहर कदम रखा और एकदम स्काई में उड़ गया, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो। अगले दिन बाकी बचे 3 लोग, सायो, किम और वो आखिरी लेडी, पूरी तरह कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस लेडी को सडनली एक तेज हेडेक होने लगा। हेडेक के बीच में भी उसका दिल सायो के लिए धड़क रहा था। उसने सायो से कहा, सायो, प्लीज किडनैप मत होना, वरना मैं इस जंगल में अकेली कैसे सरवाइव करूंगी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट दोस्तों, सायो को किडनैप्ड होने का कोई डेंजर नहीं था। असली डेंजर तो उस लेडी के लिए था। उसका माइग्रेन और इंटेंस हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। किम को ये देखकर एकदम टेंशन हो गई, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही एक और डरावना कल्टीवेटर उनके सामने प्रकट हो गया। ये कल्टीवेटर एकदम शॉक्ड था कि मॉर्टल्स इस एसेंशन पाथ पर कैसे पहुंच गए। लेकिन सडनली उसे रियलाइजेशन हुआ कि ये सब क्यों हुआ। उसने एक्सप्लेन किया, जब भी एसेंशन गेट खुलने वाला होता है, सराउंडिंग स्पेस अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए सायो और उसके साथियों को स्पेशियल स्टॉर्म में फंसना पड़ा। लेकिन ये कल्टीवेटर तो एक्सप्लेनेशन देने नहीं रुका था दोस्तों। उसका असली मकसद कुछ और था। उसने एरिया में एक मैसिव कॉन्शियसनेस सेंस की थी और इसीलिए वो यहाँ पिट स्टॉप लेने आया था। उसकी नज़र उस लेडी पर पड़ी और उसे पता चल गया कि वही वो एनर्जी सोर्स थी जिसे उसने डिटेक्ट किया था। लेकिन किम, जो एकदम लॉयल दोस्त था, उसने लेडी को बचाने के लिए कल्टीवेटर और उसके बीच में खड़ा हो गया।
इससे कल्टीवेटर को गुस्सा आ गया और उसने किम को एक मैसिव शॉक वेव से हिट कर दिया, जिससे किम हवा में उड़ गया। सायो ने किम को कैच किया और सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लिया। किम ने सायो को थैंक यू बोला, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि सायो की बैक पूरी तरह टॉर्न अपार्ट थी। आउच दोस्तों, ये तो पेनफुल था। फिर कल्टीवेटर उस लेडी के पास गया। उसका प्लान था कि वो लेडी को अपने साथ ले जाएगा और भले ही लेडी में स्पिरिचुअल रूप ना हो, वो अपनी पावर से उसे अवेकन कर देगा। लेकिन तभी लेडी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रो रही थी क्योंकि वो अपने कॉलीग्स को छोड़ना नहीं चाहती थी। इससे कल्टीवेटर को और गुस्सा आ गया और उसने सायो और किम को चोक करना शुरू कर दिया विथ फुल इंटेंशन टू किल। लेडी को रियलाइज हो गया कि कल्टीवेटर सीरियस है। उसने तुरंत बेगिंग की, प्लीज इन्हें छोड़ दो, मैं जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। कल्टीवेटर ने ऑर्डर दिया कि वो अपने वर्ल्डली टाइज को भूल जाए और लेडी ने हामी भर दी। कल्टीवेटर ने सायो और किम को छोड़ दिया, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो इन दोनों को यहीं छोड़ देगा तो लेडी का अटैचमेंट कभी खत्म नहीं होगा। सो उसने एक रिफ्ट खोला और सायो और किम को नियरेस्ट ह्यूमन नेशन में फेंकने का प्लान बनाया। उसने रिवील किया कि वो दोनों रैंडमली किसी नेशन में लैंड करेंगे जिसके बारे में उसे भी नहीं पता। रिफ्ट ने सायो और किम को सक कर लिया, लेकिन सायो ने लास्ट मोमेंट में हर्ब्स ग्रैब कर लिए। सब कुछ ब्लैक हो गया। जब दोनों ने फाइनली अपनी आंखें खोली तो वो एक गंदी सी एली में थे। बाहर निकले तो लोकल्स उन्हें डिस्गस्टिंग नजरों से देख रहे थे। सायो ने थोड़ा ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि वो यानगुआ की कैपिटल सियोंग सिटी में है। दोनों बैठकर अपनी बैड लक के बारे में सोचने लगे। किम को थोड़ा रिलीफ था कि कल्टीवेटर्स ने उन्हें नहीं लिया, लेकिन सायो को यह सब एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि अपने पास्ट लाइफ में वो बस एक पावरलेस हर्ब गैदरर था। एली में तो वो फॉरएवर नहीं रह सकते थे, सो सायो ने सजेस्ट किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं। स्ट्रीट में चलते हुए किम ने कमेंट किया कि ये स्ट्रेंज वर्ल्ड की लैंग्वेज चाइनीज जैसी लगती है। साथ ही उसने वंडर किया कि लोग क्यों विस्पर कर रहे हैं और उन्हें स्टेयर कर रहे हैं। सायो ने किम को बताया, ब्रो, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे कपड़े डिफरेंट हैं। किम शॉक था, लेकिन सायो ने उसे रिलैक्स करने को कहा, चिल, मैं थोड़ा चाइनीज समझता हूँ। लेकिन ट्रूथ ये था दोस्तों कि सायो झूठ बोल रहा था। लैंग्वेज चाइनीज जैसी थी, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज नहीं थी। पास्ट लाइफ में सायो को बेगर्स से 2 महीने तक मौकरी सहनी पड़ी थी जस्ट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। नाउ दैट ही वॉज बैक, उसे खुशी थी कि उसे फिर से वो सब नहीं सीखना पड़ेगा। उसने किम से कहा, नेक्स्ट प्लान है न्यू क्लोथ्स लेना। किम को टेंशन हुई कि उनकी करेंसी शायद एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन सायो ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था। उसने हर्ब साथ लिए थे। स्मार्ट मूव। वो दोनों एक हर्ब शॉप में गए और सायो ने शॉप ओनर को एक हर्ब रूट दिखाया। शॉप ओनर एकदम एनग्रॉस हो गया, बोला, ये हर्ब तो प्रेशियस है। उसने जेनरसली 15 सिल्वर कॉइन्स में हर्ब खरीदने का ऑफर किया। सायो शॉक था क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके पास कभी इतना पैसा नहीं था। उसने डील एक्सेप्ट की और शॉप ओनर एक्साइटेडली पैसे लाने के लिए दौड़ लगा दी। पैसे मिलने के बाद सायो ने एक ब्यूटीफुल हाउस खरीदा जिसमें वो और किम रहने वाले थे। किम हाउस देखकर एकदम स्टन था। सायो ने उसे अश्योर किया, ब्रो, मैं तुझे इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सिखाऊंगा। बट किम को नहीं पता था कि वो थोड़े बाइंड में हैं। हाउस और आइडेंटिटी प्लैक्स लेने के बाद उनके पास बस 1 सिल्वर कॉइन बचा था। कैपिटल में चीजें एक्सपेंसिव थीं। न्यू एनवायरनमेंट में किम ने डिसाइड किया कि वो सायो को उसके नेम से बुलाएगा और उसने सायो को अब तक की हेल्प के लिए थैंक यू बोला। लेटर सायो ने किम से कहा, ब्रो, हमारे हर्ब्स खत्म होने वाले हैं और उसके बाद मनी भी आउट हो जाएगा। हमें कोई न्यू वे ढूंढना होगा पैसे कमाने का। किम ने सजेस्ट किया कि बाकी बचे अर्ब्स के पैसे से वो एक बिजनेस शुरू करें। सीओ को ये आइडिया एकदम मस्त लगा क्योंकि किम तो बिजनेस में थ्राइव करने का मास्टर था। लेकिन सीओ दोस्तों, वो तो सेटल होने के मूड में नहीं था। उसे लाइफ में एक और चांस मिला था और वो अब बिगर ड्रीम्स देखना चाहता था। उसे याद आया कि किम एक मार्शल आर्ट्स जीनियस था जो जैंगहू में सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में से एक बना था। सीओ ने सोचा, किम को स्टार्टिंग से एडवांस्ड मार्शल आर्ट सिखाऊं ताकि ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का बर्थ कम से कम 30 इयर्स पहले हो जाए। सीओ को पता था कि इससे उसे बड़ा फायदा होने वाला था। सीओ ने किम की आंखें खोली और बताया, ब्रो, हम जिस वर्ल्ड में हैं यहाँ मार्शल आर्ट्स का बोलबाला है। उसने सजेस्ट किया कि पहले सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है क्योंकि अगर वो बिजनेस भी खोल लें तो कब कोई ठग आकर सब कुछ छीन ले पता नहीं। किम का फेस सुनकर एकदम लाइट अप हो गया, जैसे कोई कैंडी शॉप में घुस गया हो। और हो भी क्यों ना, किम तो मैरिम नोवेल नर्ड था दोस्तों। किम ने एक्साइटेडली पूछा, सीओ, मार्शल आर्ट्स कहाँ सीख सकते हैं? सीओ ने एक्सप्लेन किया कि इस सिटी में 7 फेमस सेक्ट्स हैं
ऑर्थोडॉक्स साइड पर हैं डीमन स्लेइंग सेक्ट, सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल, सप्रेसिंग बर्ड हाउस और 7 मिस्ट्रीज सेक्ट। अनऑर्थोडॉक्स साइड पर हैं वुल्फैंग गैंग, डार्क नाइट एसोसिएशन और ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड। इन्हें 4 स्टार्स और 3 डीमंस कहते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट वाले मेनली स्वॉर्ड और ब्लेड टेक्निक सिखाते हैं। सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल एक बुद्धिस्ट सेक्ट है और सप्रेसिंग बर्ड हाउस इंटेल गैदरिंग में एक्सपर्ट है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। बस इतना पता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और सॉर्सरी में प्रोफिशिएंट हैं। सीओ ने किम से पूछा, ब्रो, इनमें से कौन सा सेक्ट तुझे पसंद है? किम ने तुरंत जवाब दिया, डीमन स्लेइंग सेक्ट। उसका हमेशा से बिलीव था कि एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट को स्वॉर्ड चलाना चाहिए। फिर किम ने पूछा, सीओ, तुझे ये सब कैसे पता? जैसा एक्सपेक्टेड था, सीओ ने झूठ बोला। ब्रो, मैंने 2 मार्शल आर्टिस्ट्स की कॉन्वर्सेशन ईव्सड्रॉप की थी। 3 महीने बाद वो दोनों डीमन स्लेइंग सेक्ट में किम को एनरोल कराने पहुंचे। रिप्रेजेंटेटिव को उनके लाए हुए पैसे देखकर इंटरेस्ट तो हुआ, लेकिन उसे डाउट था कि किम में मार्शल आर्टिस्ट बनने का दम है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा एजेड था। सीओ ने समहाउ रिप्रेजेंटेटिव को कन्विंस किया कि उन्हें हायर अथॉरिटी से मिलने दे। उन्हें सेक्ट लीडर के पास ले जाया गया, जो पैसे देखकर एकदम इंटरेस्टेड हो गया। उसने कहा, तुम एक्सटर्नल डिसाइपल के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक को एक्सेप्ट करूंगा। किम को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सारे पैसे जो अर्ब्स बेचकर मिले थे दे रहे थे। वो चैलेंज करना चाहता था, लेकिन सीओ ने तुरंत बीच में काटा और सेक्ट लीडर से कहा, सर, हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल हैं। मेरा भाई किम एनरोल करेगा। सेक्ट लीडर के जाने के बाद किम ने डिसअपॉइंटमेंट जताई। सीओ ने उसे चिल करने को कहा, ब्रो, टेंशन मत ले, मैं तो स्पोर्ट्स में कभी अच्छा ही नहीं था। सीओ ने अश्योर किया, मैं बचे हुए पैसे से बिजनेस सेटअप करूंगा और तुझे सपोर्ट करूंगा व्हाइल यू आर लर्निंग। किम इम्प्रेस हो गया और उसने सीओ को प्रॉमिस किया कि वो फुल ट्राई करेगा। उसे अपनी एबिलिटीज पे थोड़ा डाउट था, लेकिन सीओ ने उसे मोटिवेट किया, बिलीव इन योरसेल्फ ब्रो। इसके बाद किम ने सेक्ट में एनरोलमेंट कर लिया और 7 महीने बाद किम ने सेक्ट कंपटीशन जीत लिया। ये तो एकदम अप्रोर मचा गया दोस्तों। किम, जो बेसिकली एक आउटसाइडर था, उसने सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स को आउटशाइन कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोग इन स्टेजेस को इजीली ब्लिट्स कर देते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट सिटी का ग्रेट सेक्ट था और एक आउटसाइडर का आकर उनके डिसाइपल्स को हरा देना, ये उनके ईगो को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। 7 महीनों में ही किम एक फर्स्ट क्लास वॉरियर बन गया था। उसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की ड्रैगन सेबर टेक्निक कंप्लीटली मास्टर कर ली थी। सेक्ट लीडर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक आउटसाइडर ने इतने कम टाइम में टॉप लेवल अचीव कर लिया। उसे लग रहा था कि इससे बाकी नॉन मेंबर्स को क्या मैसेज जाएगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसने तुरंत किम को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। किम और सीओ को सेक्ट ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया। सेक्ट ने किम पर एलिगेशंस लगाए कि वो दूसरी सेक्ट का स्पाई है। सीओ को सरप्राइज हुआ कि उसे भी अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उसे मार्शल आर्ट्स का तो कुछ पता भी नहीं था। जब सीओ रूम में बैठकर नेक्स्ट मूव सोच रहा था, किम अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा था। सीओ ने किम से पूछा, ब्रो, तुझे टेंशन नहीं हो रही? ऐसी सिचुएशंस में सेक्ट या तो ची को डिस्ट्रॉय कर देता है या बॉडी में चीफ लोग कट कर देता है। किम ने अग्री किया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसने सीओ को खबर से कहा, मिलती है कि किम अगली बाधा के करीब पहुंच चुका है और अगर वो इसे पार कर लेता है तो वो अगले स्टेज तक जाएगा। सीओ ये सुनकर हैरान रह जाता है और तुरंत किम की तुलना एक मॉन्स्टर से करता है। अभी तो कुछ ही समय हुआ है जब किम फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट बना था और अब वो अगले लेवल के इतने करीब है। जाहिर तौर पर फर्स्ट रेट के बाद अगला स्टेज है मार्शल पीक। ये वो लेवल है जहां ज्यादातर सेक्ट लीडर्स पहुंचते हैं। जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं उन्हें महान गुरु माना जाता है और पूरे देश में ऐसे सिर्फ 1000 लोग ही हैं। सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स की दुनिया पीक लेवल के बाद के किसी भी स्टेज को रिवील नहीं करती, यानी सभी मार्शल आर्टिस्ट्स का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, पीक लेवल तक पहुंचना। सीओ को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी सारी धारणाएं पूरी तरह गलत थीं। जिस तरह चीजें चल रही हैं, उसे यकीन है कि सबसे महान तलवारबाज का जन्म अब 30 साल बाद नहीं बल्कि 40 साल पहले हो जाएगा, जैसा उसने पहले सोचा था। 7 दिन बाद दोनों अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं, लेकिन कुछ अविश्वसनीय होता है। किम हाउस अरेस्ट के दौरान ही पीक लेवल तक पहुंच जाता है। सीओ ये देखकर दंग रह जाता है और किम खुलासा करता है कि अब जब वो पीक लेवल पर है तो उसे सेक्ट लीडर से कोई डर नहीं है। सीओ किम की तारीफ करता है कि उसमें इतनी शानदार प्रतिभा है और किम मानता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि उसके पास इतनी प्रभावशाली टैलेंट है। तभी सेक्ट लीडर का ऑर्डर आता है कि किम का की कोर नष्ट कर दिया जाए। सेक्ट अब भी ये इल्जाम लगा रहा है कि सीओ और किम जासूस हैं।
पलक झपकते ही दोनों को सेक्ट के योद्धाओं ने घेर लिया। सीओ उनसे सभ्य तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सिर पर मुक्का मार देते हैं। किम तुरंत एक्शन में आ जाता है जब योद्धा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाएं, किम उनकी कलाइयों पर सटीक कट्स मारता है और कहता है, मैं जासूस नहीं हूं। सेक्ट का डिप्यूटी लीडर टफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे भी बाकियों की तरह ट्रीट करता है। योद्धा ये समझकर कमरे से भाग खड़े होते हैं कि किम ने मार्शल आर्ट्स में पीक लेवल हासिल कर लिया है। जब वो चले जाते हैं, किम सीओ से कहता है कि वो दूसरी सेक्ट्स में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। वो पूछता है कि सीओ के क्या प्लान्स हैं, और सीओ उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ जाएगा। सीओ सुझाव देता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाएं। किम इस बात से सहमत हो जाता है और सीओ से कहता है कि वो वहां उससे मिले। किम पीछे रुकना चाहता है ताकि डीमन स्लेइंग सेक्ट का ख्याल रख सके, जिससे वो उनके पीछे ना आए। उसी दिन बाद में सीओ उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां किम ने मिलने को कहा था, और किम पहले से ही वहां मौजूद है। किम की तलवार खून से सनी हुई है, जो बताती है कि उसने डीमन स्लेइंग सेक्ट से आने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर दिया है। सीओ को एहसास होता है कि इस दुनिया ने उन्हें हिंसक प्राणी बना दिया है, और वो कामना करता है कि काश वो अपनी बोरिंग रोजमर्रा की जिंदगी पृथ्वी पर वापस जी सकते। चूंकि अब ये मुमकिन नहीं है, सीओ बस इतना चाहता है कि वो दोनों सरवाइव करने की पूरी कोशिश करें। बाद में किम ने ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड पर कब्जा कर लिया। 2 साल बाद उसने यांगुओ के हर रीजन में घूमकर कई सेक्ट्स को हरा दिया। तीसरे साल तक उसने उस रीजन की हर सेक्ट को हरा दिया था। उसे स्वर्ग के नीचे सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट का खिताब दिया गया। किम ने फिर अपनी फेम का इस्तेमाल सभी सेक्ट्स को एकीकृत करने के लिए किया, और इस तरह मार्शल अलायंस का गठन हुआ। 7 साल बाद किम और सीओ लगभग भाई जैसे हो गए थे। उनकी नज़दीकी की वजह से किम ने सीओ के लिए खास तौर पर एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाई, जिसका नाम रखा सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड। उसे उम्मीद थी कि सीओ इस टेक्निक को सीख लेगा और किताब में दी गई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मार्शल पीक तक पहुंचेगा। लेकिन चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुईं। क्योंकि भले ही सीओ किम के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, फिर भी पूरे 1 साल बाद वो मुश्किल से थर्ड रेट तक पहुंच पाया, जो दिखाता है कि उसकी टैलेंट वाकई में कितनी कमज़ोर थी। सीओ आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी असली टैलेंट मेडिसिन में है, और किम भी इस बात से सहमत होता है। 10 साल बाद सीओ ने किम को कुछ ऐसा करते देखा जो वाकई में अविश्वसनीय था। ये वो चीज़ थी जिसे कई लोग मिथक मानते थे। किम ने एक खास मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, ताकि वो खुद को जवान दिखा सके। सीओ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। सीओ कहता है कि अब किम उससे भी जवान दिखता है, और किम इस बात से सहमत होता है। वो ये भी मानता है कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि उसने स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हासिल की। किम फिर खुलासा करता है कि वो मार्शल अलायंस को अपने उत्तराधिकारी को सौंपने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसे इस बात की टेंशन है क्योंकि उसे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मार्शल आर्ट्स में इतना माहिर हो। सीओ को इस बात से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि किम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक अलग ही नस्ल है। सीओ किम से कहता है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। 15 साल बाद सीओ अब अपनी मिड 60s में है। उसकी यात्रा शुरू हुए अब 35 साल हो चुके हैं। जाहिर तौर पर स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की खोज के 1 साल बाद किम ने अलायंस लीडर की पोजीशन अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी और चला गया। तब से सीओ ने उसे नहीं देखा। सीओ उस वक्त रिटायर होना चाहता था, लेकिन अलायंस में ऑर्डर बनाए रखने के लिए उसे स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर रुकना पड़ा। अब जब वो रिटायर हो चुका है, उसे इस बात का मलाल है कि किम उसके रिटायरमेंट सेरेमनी में नहीं आया। सीओ अब एक बड़े वो मैनर में अपने रह रहा है। रिटायरमेंट फंड से खरीदे गए बड़े मकान में रहता है। वो इस विशाल घर में बिल्कुल अकेला है, कोई साथी नहीं जो उसका साथ दे। वो घर में इधर उधर टहल रहा होता है, तभी अचानक किम कहीं से प्रकट हो जाता है। वो अभी भी उतना ही जवान दिखता है जितना पहले था। सीओ किम से सवाल करता है कि वो उसके रिटायरमेंट सेरेमनी में क्यों नहीं आया। किम जमीन पर लेट जाता है और अपनी मार्शल आर्ट्स की महारत के बारे में बात करने लगता है। फिर किम खुलासा करता है कि उसने एक कल्टीवेटर से लड़ाई की थी। जाहिर तौर पर कल्टीवेटर्स आसानी से खुद को रिवील नहीं करते, लेकिन वो हमेशा रॉयल पैलेस की परछाइयों में रहते हैं। वो लोग पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जिस पल मार्शल अलायंस ने ध्यान खींचना शुरू किया, कल्टीवेटर्स का फोकस भी अलायंस की ओर शिफ्ट हो गया। किम को यह पसंद नहीं था कि कल्टीवेटर्स उसके बिजनेस में दखल दे रहे थे, लेकिन क्योंकि वो पूरे देश के साथ इशू नहीं चाहता था, उसने उनके साथ तालमेल बिठाया। जब वो इस तालमेल से तंग आ गया, तो उसने अलायंस लीडर की पोजीशन छोड़ दी। उसका प्लान था कि वो एक एक करके कल्टीवेटर से डुएल करेगा, और यही वो वक्त था जब उसने अकेले ही किंगडम में घूमना शुरू किया। किम सीओ को बताता है कि उसने कई सारे कल्टीवेटर्स ढूंढ निकाले, लेकिन सभी ने उसे इग्नोर कर दिया।
कहते हुए कि एक मॉडल के खिलाफ ड्यूएल उनके टाइम के लायक नहीं है। फिर भी कुछ साल पहले किम में कल्टीवेटर से लड़ने में कामयाब रहा। सीईओ उससे पूछता है कि क्या वो जीता, और किम कहता है हाँ। सीईओ ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन किम खास इम्प्रेस नहीं है। वो बताता है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस कल्टीवेटर से लड़ाई की, जो कि ची बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच चुका था। उसने बस उस कल्टीवेटर की उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया था। जाहिर तौर पर उस कल्टीवेटर ने किम से कहा था कि अगर किम उस पर एक खरोंच भी लगा दे तो वो ड्यूएल को अपनी हार मान लेगा। इस तरह किम जीत गया क्योंकि उसने एक हिट लैंड कर दी थी, ना कि इसलिए कि उसने कल्टीवेटर को पूरी तरह हरा दिया था। सीईओ फिर पूछता है कि क्या वो कल्टीवेटर जिससे उसने लड़ाई की 10 सबसे ताकतवरों में से एक था। किम जवाब देता है नहीं। किम बताता है कि जिस कल्टीवेटर से उसने लड़ाई की वो सबसे कमजोरों में से एक था। ये सुनकर सीईओ हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि कल्टीवेटर्स के पास इतनी अविश्वसनीय ताकत हो सकती है कि किम को भी उनके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़े। किम को मार्शल आर्ट्स का शिखर माना जाता है, उसकी टैलेंट बेमिसाल है। लेकिन यह जानकर सीईओ हैरान है कि इतना ताकतवर इंसान भी एक कमजोर कल्टीवेटर की उंगली पर बस एक छोटा सा कट ही लगा पाया। किम बताता है कि उनके पास कल्टीवेटर्स के खिलाफ कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो जीवित प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर किम खुलासा करता है कि उसने उस कल्टीवेटर से दोबारा लड़ाई की और इस बार उसका हाथ काट दिया। सीओ सोचता है कि किम की मार्शल आर्ट्स अब उस कल्टीवेटर से आगे निकल गई होगी, लेकिन किम उसे करेक्ट करता है। वो बताता है कि उस कल्टीवेटर ने अपने हाथ पर एक पेपर तावीज रखकर अपना हाथ दोबारा उगा लिया। किम मानता है कि शायद वो अपनी मार्शल आर्ट्स की लिमिट तक पहुंच चुका है। फिर वो सीओ को बताता है कि वो यहाँ उससे अलविदा कहने आया है। जिस कल्टीवेटर से उसने लड़ाई की वो उसे अपने सेक्ट में लेने को तैयार है, और किम ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। वो प्लान करता है कि सेक्ट में पहुंचकर वो सबसे नीचे से शुरू करेगा और उम्मीद है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। सीओ कहता है कि उसे कल्टीवेटर बनने के लिए एक स्पिरिचुअल रूट की जरूरत होगी। किम उसे समझाता है कि सीओ जैसे मॉडल्स अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उस बेसिक क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कल्टीवेटर्स को जन्म से होती है। फिर किम अपनी तलवार से एक पोर्टल काटता है। वो एक किताब निकालता है और उसे सीओ को सौंप देता है। वो कहता है कि ये किताब उसका आखिरी गिफ्ट है। किताब देने के बाद किम उस पोर्टल में गायब हो जाता है, अपने पुराने दोस्त को पीछे छोड़कर। जो किताब उसने सीओ को दी वो है ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का रिकॉर्ड। इसके बाद समय इतनी तेजी से बीत गया कि सीओ को पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते वो अपने डेथ बेड पर था। सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही लग रहा था, बस इस बार वो एक ज्यादा कंफर्टेबल घर में बेड पर था। सीओ ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वो कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा कुछ नहीं जीना चाहता था। उसने किम की दी हुई किताब भी स्टडी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सीओ को एहसास होता है कि वो बेहतर बनने की कोशिश में इतना खो गया कि उसने शादी के बारे में सोचा तक नहीं। उसने बस वो वेल्थ और फेम हासिल की जो मॉर्टल वर्ल्ड ऑफर कर सकता था, लेकिन आखिर में ये सब उसे बचा पाने के लिए काफी नहीं था। सीओ के अंदर एक खालीपन महसूस होता है और आखिरकार वो मर जाता है। हैरानी की बात, सीओ अपनी आंखें खोलता है और खुद को एसेंशन पाथ पर पाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी रिग्रेशन पावर एक बार की चीज नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, उसका कोवर्कर जुन उसकी ओर हमला करने दौड़ने लगता है, लेकिन सीओ आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। सीओ नोटिस करता है कि उसका शरीर एनर्जी से भरा हुआ है। जुन के पंचेस को डॉज करते हुए सीओ अपने साथ अब तक हुई सारी चीज के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या ये रिग्रेशन की पावर वाकई में अच्छी चीज है, लेकिन आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है। वो इसे कुछ खास नहीं बल्कि एक श्राप के रूप में देखता है, जो उसे जिंदगी का मतलब देने से इनकार कर रहा है। सीओ को एहसास होता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो एक बार बार दोहराए जाने वाले साइकिल में फंस जाएगा। उसे हमेशा एक नई जिंदगी जीते हुए बार बार दुख सहना पड़ेगा। वो अपने अंदर एक मोनोलॉग जारी रखता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि किम और